हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम पीरियोडिसिटी को देखेंगे, जो कि इनऑर्गेनिक का 11th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन बनता भी है और बहुत आसान बनता है। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पीरियोडिसिटी का अगर क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली इसको आराम से कर लोगे। कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस ही जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक्सेप्शन से ले तक लॉजिस्टिक बात तक सारी चीज़ों को कवर करना है इसमें। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसके बाद एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, और इसमें जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग देखकर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से इस लेक्चर का खात्मा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचेगा फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें आधा चैप्टर इसमें और आधा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी नोटिफिकेशंस आपको रोज़ मिलती रहें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मतलब फैला दीजिए, औरों का भी फ़ायदा करवाइए अपने साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्रैश कोर्स का पीरियोडिसिटी, जिसमें पहला आपका टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो देखो, पीरियोडिक टेबल को सिंपली अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को भली भांति इसका ज्ञान होगा। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला जो ग्रुप होता है आपका, आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप होता है। ये एल्कली मेटल्स होते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको होता है, ये ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या लाई करते हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि लिखा भी हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और जो बिल्कुल जो राइट साइड पे होते हैं वहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको आप बहुत सारी ट्रिक्स से भी याद करते हैं। जैसे कि इसमें अगर याद करते हैं तो आप कैसे करते हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे याद करते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप ये आपका कौन सा होता है, पी ब्लॉक में भी करते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से इसको याद कर लेते हो। और कार्बन फैमिली को कैसे करते हो, काशी काशी गए सुनो प्रभु, या संत प्रभु सुनो प्रभु। ठीक है, कुछ भी किस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, इस तरीके से आप याद कर लेते हो। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंड आपका एस बी एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इस तरीके से आप याद करते हो। ऑक्सीजन में ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, कुछ इस तरीके से याद करते हो ऑक्सीजन फैमिली को। और फ्लोरीन की फैमिली को, तो फ्लोरीन तो सिंपल ही होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका भी आप बना सकते हो। कोई कॉल कॉल करके आप कुछ ऐसा बनाते हो। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही याद है, तो आप लोग अपना बना सकते हो। तो इसका नोबल गैस में कैसे बनाते हो, ही नेवर एवर क्रॉस्ड जीरो रन, तो ये आप इसमें बनाते हो नोबल गैसेज में। ठीक है, सिमिलरली आप 3D 4D 5D में भी बना लेते हो, 4D सीरीज़ में। और आपको ये पता होगा कि जो 3D सीरीज़ है वो फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, और जो 5D सीरीज़ है वो फिफ्थ पीरियड से शुरू होती है। और जो लेंथनाइड वाली सीरीज़ है, यहाँ पर क्या आते हैं आपके, लेंथनाइड आते हैं इस बीच में। ठीक है, ये आपका किस में होता है, सिक्स्थ पीरियड में होता है, सिमिलरली आपका जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो सेवन्थ पीरियड में होता है, और लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो एफ में होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, आपका इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, और साथ में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के अलग से दिखाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अलावा अलग से दिखाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड्स की सीरीज़। तो इसको तो हम देखेंगे किसमें, हम देखेंगे इसको लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो फिलहाल हमें इस पे ध्यान देना है। तो एस ब्लॉक कौन से होते हैं, आपको एस ब्लॉक एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, और सिमिलरली पी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। और फिर डी की बात करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है, आप जानते हो, जैसे कि एक्सेप्शन क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम, जिसमें आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। ठीक है, हालांकि ये 1s2 है तो इसको कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था, अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल में। ठीक है, सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जा रहा है। लेकिन जैसा कि इसका ड्यूप्लेट फॉर्म है, मतलब ड्यूप्लेट बनाता है, नोबल गैस अचीव करता है ये, तो इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, नोबल गैसेस में इसको इंक्लूड किया जाता है, नोबल फैमिली में, नोबल गैस फैमिली में, जो नोबल फैमिली होती है। ठीक है, 18th ग्रुप जिसको आप बोलते हो, तो वहाँ इसको रखा जाता है। ठीक है, होना कहाँ चाहिए था, इसको सेकंड ग्रुप में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है आपका।
सिमिलरली आपका हाइड्रोजन भी देखा जाता है। हाइड्रोजन में हालांकि 1s1 होता है, तो इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन को जो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको नोबल गैस को अचीव करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली आपका हैलोजन में आप देखते हो, हैलोजन में जो आपका ये हैलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है किसके लिए? 18th मतलब अपना नोबल गैस को अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो 17th ग्रुप में भी हो सकता था, मतलब हैलोजन फैमिली में भी हो सकता था, लेकिन इसको हम किस में लिखते हैं? फर्स्ट ग्रुप में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जनरली आपको यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड शुरू कहाँ से होते हैं। हालांकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें ही, 3D 4D सीरीज़ में कहाँ होते हैं, किससे शुरू होते हैं, 5D में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखी जाती है, तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स की तरह ही करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। एक होता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? आप जानते होंगे कि डायगोनली कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या करती है? मैच कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर डायगोनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो डायगोनल रिलेशनशिप में आप जानते हैं लिथियम का लूँ अगर, इसका डायगोनली किससे होगा? नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से इसका डायगोनल रिलेशनशिप होगा, लिथियम का मैग्नीशियम से। सिमिलरली अगर बेरियम का बात करूँ तो बेरियम का नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होगा बेटा जी? बोरोन होगा। बोरोन के बाद जो इसका नीचे होगा, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, तो इसका डायगोनल ये बनेगा। तो एल्यूमिनियम के साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप साइज़ की बात करोगे, साइज़ की, तो लिथियम का जो साइज़ होता है, ये तो क्वेश्चन भी पूछा गया था बेटा जी लिथियम का, कि 1.23 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 1.36 होता है एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन, ये पूछा था कि Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव और एक और कैटायन दिया हुआ था, उनका साइज़ का ऑर्डर आपको डिसाइड करना था। ये पूछा था आपका फरवरी का जो 2021 का जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। फरवरी या फिर मार्च का जो अटैम्प्ट हुआ था, मतलब एक जगह पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि लिथियम पॉजिटिव है, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। तो इसका साइज़ किसका बड़ा हो जाता है? वैसे तो साइज़ किसका बड़ा होता है? मैग्नीशियम का बड़ा होता है। हालांकि साइज़ कंपेरेबल ही होता है, 1.23 एंड 1.36 में कोई गैप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करने के लिए बोलोगे तो मैग्नीशियम का आपका ज़्यादा बोलोगे लिथियम से। सिमिलरली अगर लिथियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में की बात करोगे तो लिथियम का यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है Mg2 प्लस से, ठीक है। 0.76 एंड 0.72 इसका रहता है एमस्ट्रॉन्ग, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी के ऊपर, तो वो उसका साइज़ जो होता है उतना ही कम होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो और भी इसमें चीज़ें होती हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको मैच करती हैं इसमें, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं। वैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जैसे बात कर लें, तो बेरिलियम 2 प्लस का जैसे साइज़ कितना होता है बेरिलियम 2 प्लस का, अगर बात करूँ तो 0.45 होता है एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस का बात करूँ, एल्यूमिनियम 3 का 0.535 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो इसमें आपका क्या है, साइज़ जो है वो क्लोज आपका नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी मतलब डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 0.45 है, एक में 0.53 है। तो डिफरेंस जो है इतना तो खैर नहीं बोल सकते, हालांकि क्लोज ही है, एक देखा जाए तो क्लोज ही है। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें चार्ज चार्ज अपॉन में आयनिक रेडियस या फिर रेशियो बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। ये आपका क्या होता है? नियरली सिमिलर होता है, ठीक है। नियरली सिमिलर होता है क्योंकि चार्ज जो होता है एक में +2 एक पे +3 है, ठीक है। और दूसरा आपका आयनिक जो रेडियस चेक करेंगे, आयनिक रेडियस ये क्या होता है? चार्ज अपॉन में रेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है डायगोनल रिलेशनशिप में, तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसमें आपका डायगोनल रिलेशनशिप में यही पढ़ते हैं आप लोग जनरली, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ किसकी, अब मैं बात कर लूँ आपकी, चलो पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस सिंपल होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है आप बता सकते हैं? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है कि न्यूक्लियस से, किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियस सी बात है, उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक उसकी डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ योर एटॉमिक रेडियस, ठीक है।
आपकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। जैसे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से ले तक, न्यूक्लियस से ले तक यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज योर एटॉमिक रेडियस बेटा जी। एटॉमिक रेडियस होती है ये, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। अब एटॉमिक रेडियस वो डिपेंड करती है किस पे, केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड पे कैसे, अब केमिकल बॉन्ड पे कैसे, जैसे कोवलेंट, अगर मान लो कोवलेंट बॉन्ड होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा, ये आपस शेयरिंग से बनेंगे तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इनमें डिस्टेंस कुछ और होगी, मेटालिक बॉन्ड में कुछ और होगी, इस तरीके से बनते हैं। और आपका वेंडर वॉल में कुछ और होगी, वेंडर वॉल में कुछ और होगी, तो इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। तो सब में डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड बना है, कौन सा केमिकल बॉन्ड बना है, उसके विद रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कि कौन सी रेडियस ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, और पूछा भी है कि बताओ कि इसके बेसिस पे किसका रेडियस ज़्यादा होगा। या फिर आपको से एग्जाम्पल के तौर पे कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उस मॉलिक्यूल में पहले आपको पहचानना होगा कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या फिर मेटालिक बॉन्ड बनेगा या वेंडर वॉल्फ, जो कौन सा क्या होने वाला है, ठीक है। आपको पहचानना और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। तो जैसे पहले अगर मैं बात करूँ कोवलेंट रेडियस की, कोवलेंट रेडियस की, एटॉमिक रेडियस में पहला क्या पढ़ते हैं, कोवलेंट रेडियस की अगर बात करूँ तो ये क्या होता है आपका, इट इज़ वन हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड सिंगली बॉन्डेड सिंगली बॉन्डेड टू न्यूक्लियाई। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी मान लो इस तरीके से आपका कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये कोई इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये इस तरीके से सेंटर होगा। तो इनके बीच जो होगा, जो जैसे ये आपका क्या होगा, जैसे सपोज ए ले लो, इनके ए से मतलब इसका जो हाफ होगा, ठीक है। ये ए क्या है आपका, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। इसका हाफ जब आप करोगे तो क्या आएगा, एक्चुअली में ये आएगा आपका, यहाँ तक क्या आएगा आपका, कोवलेंट रेडियस आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस आ जाएगी आपकी, ठीक है। या फिर सिंपली बोलो तो डायमीटर होगा एक तरीके से, डायमीटर ये ए ले लूँ, मैं इसको ए ले लूँ, ए मॉलिक्यूल ले लूँ ए, तो ए का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, आर ए प्लस आर बी क्या है, या फिर आर ए ही लेंगे जब सेम एटम लिया है तो आर ए मतलब ये इसका रेडियस और इसका रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूंगा, इसको रेडियस की बात करूंगा तो इसको मैं क्या लिख दूँ, टू आर ए लिख दूँ, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो टू आर ए लिखूंगा तो ये डी ए बाय क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इसको इधर ले आया मैं, है ना। और ये आपका निकाल दिया रिलेशन। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर यूँ बोलो कि एटम जो होंगे सेम होंगे, एटम क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, एटम सेम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर एटम डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो आपका डिफरेंस जो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो भी डिफरेंट होगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की ज़्यादा है थोड़ी बहुत, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपका एटम होगा, ये आपका इस तरीके से एटम होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो आपके जो बॉन्ड होगा, जैसे ये बॉन्ड बना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इधर इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो बीच में ना होकर थोड़ा इधर शिफ्ट रहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे, इसका आर ए ले लो, इसका आर बी ले लो, रेडियस ऑफ बी एटम, और इसका कैसे निकाल दोगे, ये पूरा क्या है, डायमीटर है, डी ए बी क्या बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, आर ए प्लस आर बी, दोनों का क्या ले लो, एडिशन ले लो, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर आपका डायमीटर हो जाएगा। इस तरीके से रेडियस निकाल लो, तो सिंपल है, कोवलेंट रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है आयनिक रेडियस के बाद। आयनिक रेडियस में हमेशा ध्यान रखना, आयनिक रेडियस में पहली बात तो आयन बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, आयन बन रहा होगा। आयन भी आपका क्या हो सकता है, कैटायन बन सकता है, या फिर आपका एनायन बन सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज पेरेंट एटम वो क्या होने वाला है आपका, न्यूट्रल होने वाला है कोई भी। सपोज एक्स ले लिया मैंने, कोई भी न्यूट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल एटम है कोई, एक्स है, एक्स नाम का कोई एटम है जो कि न्यूट्रल है, उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट एटम कहेंगे। अगर ये एक्स 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 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, आयन की अगर मैं बात करूं, अगर ये आयन में कन्वर्ट होगा तो या तो एक्स पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा या फिर एक्स नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी,
कैटायन बन जाएगा। और जो कैटायन होता है, कैटायन का साइज़ जो होता है, कैटायन का साइज़, एक सेकंड, ये कैटायन का जो साइज़ होता है, कैटायन का जो साइज़ होता है वो पेरेंट एटम से हमेशा क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। पेरेंट एटम से हमेशा क्या लेगा, स्मॉल रहेगा। स्मॉल क्यों रहेगा? फॉर एग्जांपल देखो, मान लो बेटा जी ये कोई आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका पेरेंट एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसके बीच में, इसके आगे भी कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने एग्जांपल लिया सिंपल, तो ये मान लो ये आपकी क्या है, एटॉमिक रेडियस है, ये पेरेंट एटम की है एटॉमिक रेडियस आपकी। सिमिलरली अगर मान लो मैंने कैटायन बनाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करके अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बनेगा वो कौन से बनेंगे, यही इलेक्ट्रॉन तो बनेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसको रिमूव कर दिया आपने। अगर रिमूव कर दिया तो अब डिस्टेंस जो नापी जाएगी वो इधर से नापी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है एज़ कंपेरिजन टू इससे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कैटायनिक साइज़ होता है वो हमेशा पेरेंट एटम से हमेशा क्या रहता है, स्मॉल ही रहता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एडिशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एडिशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी साइज़ क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो एनायनिक साइज़ जो होता है, एनायनिक साइज़ जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, पेरेंट एटम के साइज़ से, पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है मेटालिक बॉन्डिंग। अब आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग से बनता है, तो किस तरीके से बनता है मेटालिक बॉन्डिंग कैसे बनता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे मेटालिक बॉन्डिंग की। मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिख लेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिख लेंगे। सिमिलरली वन हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स। अब देखो ये तो शेयरिंग से बनते नहीं है, ये शेयरिंग से नहीं बनते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से, तो कोवलेंट में शेयरिंग से बनते तो इसलिए ऐसे आता था। मेटालिक में कैसे बनेंगे, मेटालिक में इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से एक दूसरे को टच करते हुए मिलेंगे ऐसे। ठीक है, अब मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगा, आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जिसको आप डी भी बोल दोगे। ठीक है, डी बोल दोगे इसको, और ये आपका आर ए ले लो, इसको आर, ये दोनों एक ही एटम लोगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, एक का आर ए हो जाएगा, एक का आर भी हो जाएगा। तो इनके बीच में जो होगा, ये बीच में ये क्या होगा आपका, ये मेटालिक बॉन्डिंग नहीं, मेटालिक रेडियस आएगा यहाँ पे, इसको मेटालिक रेडियस करो। ठीक है, उसको क्या कहते हो, मेटालिक रेडियस कर दोगे, सिंपल सी चीज़ है। मैं पूछूं कि मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में बड़ी कौन सी, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी बड़ी होगी, मेटालिक रेडियस बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो इसका एटम इसके अंदर कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग से बन रहा है ना, ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, जो रेडियस होगी वो कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एटम क्या है, बिल्कुल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो अपने नॉर्मल डिस्टेंस पे रहेंगे, तो रेडियस भी क्या आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। सिंपल सी चीज़ें दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, सिमिलरली वेंडरवॉल रेडियस की बात कर लेते हैं, वेंडरवॉल रेडियस की। तो वेंडरवॉल रेडियस तो आप जानते ही हैं क्या होती है। मान लो कोई भी आपका दो मॉलिक्यूल है, इस तरीके से ये दो मॉलिक्यूल हैं, दो ऐसे है कोवलेंट मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल है। दूसरा भी क्या है, दूसरा भी मैंने कोवलेंट मॉलिक्यूल का ऐसे कोई ले लिया। ठीक है, इसका भी ये न्यूक्लियाई होंगे बीच में, तो यहाँ से ले तक दूसरे मॉलिक्यूल के, जो दूसरे मॉलिक्यूल का एटम है उसके न्यूक्लियाई तक की डिस्टेंस, एक मॉलिक्यूल के एटम के न्यूक्लियाई से ले तक दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के न्यूक्लियाई तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा जी, आपका क्या बोलते हैं, आपका वेंडरवॉल क्या होता है, डायमीटर होता है। ये पूरा क्या होता है, वेंडरवॉल डायमीटर होता है, वेंडरवॉल डायमीटर। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो पता है रेडियस कैसे निकलता है, हाफ करने पर ही निकलता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका वेंडरवॉल रेडियस हो जाएगा बेटा जी। और आपको पता है ये एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर दूर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी एज कंपेरिजन टू मेटालिक एंड कोवलेंट रेडियस। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो रेडियस के मामले में वेंडरवॉल सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आपका मेटालिक आएगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग से नहीं बनता। और कोवलेंट सबसे छोटा, क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग से बनते हैं ये लोग, कोवलेंट। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल है। तो इस तरीके से आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो। अगर फैक्टर ऑफ एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ एटॉमिक रेडियस, तो अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हुआ, अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूँ तो जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये आपका एक्चुअल में क्या होता है, जो क्या कहते हैं इसको, मतलब रिलेशन होता है एटॉमिक रेडियस का जेड इफेक्टिव से। ऑब्वियस सी बात है यार, सोच के देखो खुद, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेंगे,
न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेंगे ना, अगर वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ गए, अगर वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है घट जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहा, मतलब कम रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे दूर रहेंगे न्यूक्लियस के प्रभाव से, तो क्या होंगे, वो आपका डिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्या है एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, तो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के पास है, मतलब डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं होगी। सिमिलरली आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं बताऊंगा किसमें, आपका शील्डिंग इफेक्ट अभी करवाता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका रहने वाला है। वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता बढ़ता रहेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, सिंपल है। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है यार, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 3 बनेगा, तो एटॉमिक रेडियस तो क्या करनी है, घटनी ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका, तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल भी ले लो, एन सिंगल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, एन से ज़्यादा होगी एटॉमिक रेडियस इसकी, और सबसे कम एन ट्रिपल बॉन्ड एन की होगी। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है ऑक्सीजन नेगेटिव और O2 नेगेटिव की एटॉमिक रेडियस किसकी बड़ी है, O2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इसमें। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ही ज़्यादा एटॉमिक रेडियस आती है आपकी। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही रह गया, क्या क्या पढ़ना था देखो हमें इसमें, चलते हैं आपको यहाँ पे। तो देखो, पीरियोडिक टेबल की बात कर ही ली हल्की फुल्की, फिर आपकी एटॉमिक रेडियस की बात कर लें। अच्छा, जेड इफेक्टिव और बता देते हैं ताकि आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझने में ज़्यादा मुश्किल ना है। तो जेड इफेक्टिव, अगला हेडिंग डालो जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव देखो बच्चों, जेड इफेक्टिव किसे कहते हैं, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मैंने लिया मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इसमें मैंने लिया 1s2 2s2 2p 6 3s2। ठीक है, ये मैंने लिया। सिमिलरली मैं, ऑब्वियस सी बात है, इस एटम का क्या होगा, इसका इसका क्या होगा, एक न्यूक्लियस ज़रूर होगा। ठीक है, और ये आपके क्या होंगे, शेल्स होंगे। ठीक है, ये n=1 में, मतलब 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे इसमें इस तरीके से। सिमिलरली 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 में 2s2 और 2p6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से भर देंगे। सिमिलरली 3 में कितने, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि एटॉमिक रेडियस होती है कि जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है, उससे ले तक एटॉमिक रेडियस की डिस्टेंस क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक होती है। न्यूक्लियस से ले तक आउटर मोस्ट डिस्टेंस तक आपकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, यहाँ से हमें चेक करना है। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव देखो, ये कुछ ना कुछ जो न्यूक्लियर होगा, अपना न्यूक्लियस होगा, कुछ ना कुछ न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव क्या करना चाहता है, पॉजिटिव के पास जाना चाहता है। तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगाता है अपना न्यूक्लियर फील्ड लगाता है, न्यूक्लियर फील्ड कर लो या फिर न्यूक्लियर चार्ज लगा लो। ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, इस पर, ये अपना इस पर भी लगाएगा, इस पर भी लगाएगा, सब पे लगाएगा। ठीक है, सब पे लगाएगा, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही ये लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या अंदर आना चाहेंगे, अंदर आना चाहेंगे। ठीक है, अंदर आना चाहेंगे, तो मैं ये बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा और समझने के लिए और क्लैरिटी के लिए। 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 और आपका 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और ये आपका क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चलना शुरू करेंगे, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को खींचना शुरू करेंगे, जैसे ही इस पे गया ये अंदर चलना शुरू करेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस की तरफ चलना शुरू किए, अब इसको क्या मिलेंगे बीच में, इसको मिलेंगे ये 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, n=2 सेकेंड शेल वाले।
अब जैसे ही इसको सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन मिले और ये क्या बोलेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या बोलेगा कि बेटा जी मैं भी इलेक्ट्रॉन हूँ, आप भी इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, न्यूक्लियस के पास तो पहले मैं ही जाऊँगा, क्योंकि हम क्या है, ज़्यादा हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और तुम क्या है, छोटे छोटे 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम 2 झापड़ मार के भी भगा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस से दूर भेजने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 2 काम हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ तो ये अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है, और ये इन इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो शेल के इलेक्ट्रॉन हैं आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करते हैं मतलब इसके न्यूक्लियस के चार्ज से इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बचाते हैं इनको। ठीक है, अवॉइड करते हैं इसके चार्ज को। तो ये रिपल्शन कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कि इनर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या फिर यूँ कह लो कि शील्ड करते हैं न्यूक्लियस के चार्ज से। इनर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड कर रहे हैं, या फिर आपको क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, उसको पास नहीं आने दे रहे हैं न्यूक्लियस के। तो इसको क्या कहते हैं बेटा जी, शील्डिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। मैं आपसे पूछूं कि शील्डिंग किसकी हो रही है, शील्डिंग किसकी हो रही है, शील्डिंग हो रही है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो रही है। और मैं पूछूं कि स्क्रीनिंग कर कौन रहा है या फिर शील्डिंग कर कौन रहा है, तो शील्डिंग हमेशा कौन करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो जेड इफेक्टिव क्या हुआ यहाँ पे, जेड इफेक्टिव, क्या जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज सेम है क्या? मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज सेम है क्या? नहीं बेटा जी, सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? सेम इसलिए नहीं है क्यों, न्यूक्लियर चार्ज उसको कहते हैं कि जितना उसने चार्ज लगाया और उतना ही उसने महसूस किया। जितना इसने न्यूक्लियस ने अपना चार्ज लगाया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने उतना ही चार्ज महसूस किया और उसके पास आ गया। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, नेट चार्ज का मतलब है कि जितना इसने लगाया, पॉजिटिव चार्ज ने जितना न्यूक्लियस ने लगाया उतना इसने फील नहीं किया, कुछ कम किया उससे। ठीक है, वो कम किसकी वजह से किया? वो कम किया आपका शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसने नेट चार्ज जो महसूस करना चाहिए था वो नहीं किया। ठीक है, रिपल्शन होने लगती है, इसलिए क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है आपका। देखो समझाते हैं इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जेड इफेक्टिव को निकालने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, जेड माइनस ये क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है आपका, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्लेटर रूल से निकालते हैं हम लोग, उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम अलग से इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का ये होता है, जेड क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। देखो ये उसी तरीके से है जैसे समझो कि मान लो 100 नंबर का पेपर हुआ आपका, 100 नंबर में से किसी ने आपके नंबर, मान लो किसी बच्चे के नंबर आए आपके 80 मार्क्स आए। ठीक है, 80 मार्क्स आए, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उसने कितने नंबर, 80 नंबर लिए हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितना था, 100 का था, लेकिन उसने नंबर कितने लिए, 80 नंबर लिए। कट कितने गए, 100 में से उसके कट गए आपके कितने, 20 नंबर कट गए, 20 नंबर कट गए, तभी तो क्या आया, 80 आया। तो 80 क्या है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जितने नंबर थे, मतलब जितने नंबर आए वो आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और टोटल चार्ज कितना था, टोटल नंबर कितने थे, 100 थे। और 20 क्या होगा जो कट गए, वो हो गया आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो 100% ये देता तो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है 100% देता तो है अपना चार्ज, लेकिन ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना फील नहीं कर पाता है। किसकी वजह से, सिर्फ रिपल्शन की वजह से फील नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गैस आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सिंपल शब्दों में बोल सकते हो कि नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका क्या, जेड इफेक्टिव इसको बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, समझ सकते हो आप जेड इफेक्टिव किसे कह रहे हैं। तो आप सिग्मा जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो अलग से निकालेंगे हम कभी, अभी तो नहीं निकालेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये जेड इफेक्टिव समझ में आया, शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर के पास आने से रोकते हैं, उसके चार्ज को महसूस करने से रोकते हैं। ठीक है, उसके नज़दीक आने से रोकते हैं, बस इसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग कौन करता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं हमेशा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कभी भी स्क्रीनिंग नहीं करता है। ठीक है, और जो स्क्रीनिंग होता किसका, हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर सिमिलरली मैं बात कर लूँ बेटा जी, क्या कभी न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो सकते हैं? मैं दोबारा से सवाल रिपीट करता हूँ, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा जी। हम किसका लो, मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल ले लो,
मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल ले लो। मोनोवैलेंट मैंने पूछा है क्या जेड इफेक्टिव जेड के इक्वल हो सकता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, यस हो सकता है। कब होगा? जब मोनोवैलेंट की बात करेंगे, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन की। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन में इसका कुछ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा 1s1 होगा। तो बेटा जी इसमें देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये अपना कुछ इफेक्टिव चार्ज लगाएगा, ठीक है। सपोज जेड लगा रहा है, ठीक है, जेड लगाएगा और ये महसूस कितना करेगा, जेड ही करेगा, जेड महसूस ही करेगा। क्यों महसूस करेगा? क्योंकि इसमें इनर 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 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एब्सेंट है। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है तो जितना इसको करना चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए उतना ही करेगा और उतना ही करता है, ठीक है। अगर एब्सेंट नहीं होते, क्योंकि जेड इफेक्टिव किसकी वजह से आ रहा था आपका, जेड इफेक्टिव आ रहा था आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट की, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वजह से, कि जितना ज़्यादा स्क्रीन कर रहे थे उसकी वजह से क्या आ रहा था आपका, कुछ ना कुछ चार्ज कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन करने के लिए, शील्ड करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कोई है ही नहीं, तो जितना चार्ज जेड इफेक्ट मतलब जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो ही जेड की इक्वल होगी। या फिर यूँ कह लो कि जो जेड इफेक्टिव हो जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा क्या है बेटा जी आपका जीरो है। क्यों? क्योंकि आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसकी, शील्डिंग की बात कर ली मैंने, ठीक है। शुरू में मैंने करी पीरियोडिक टेबल की बात कर ली, एटॉमिक रेडियस की बात कर ली, शील्डिंग इफेक्ट की बात कर ली, और आपका जेड इफेक्टिव की बात कर ली। और जेड इफेक्टिव को अगर और ढंग से पढ़ना है या फिर और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपका इसका लिंक दे दूंगा, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है अपने ही चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको चेक करिएगा और आपको जाके आप आराम से वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और अब जो रह गया वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन रह गया है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बनाता हूँ, यहाँ पे एफ होगा, 4f होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डी भी होता है, डी पी होता है, डी होता है और फिर पी भी होता है आपका, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। चाहे इसको इस तरीके से लिखो आप लोग, इस तरीके से लिखो। चलो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, या तो फिर मैं ये करता हूँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, फिर आपका एक में उसमें निपटा देंगे, वो थोड़ा आसान रहेगा आपको, ठीक है। तो लंबी वीडियो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हम इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और साथ में क्या पढ़ लेंगे हम लोग अपना, साथ में और भी चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें रहेगी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।